हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिटी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए हम बहुत ही फास्ट यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए पीएम का जो एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, 2 बजे से। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट 35 नंबर कैसे आप गेन कर सकते हैं, वो भी देखिए 35+ आप यहाँ पर गेन कर पाएंगे। ठीक है, बस इसको ही देख लेंगे। आपने कुछ नहीं पढ़ा तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने आपको क्या करना है, क्विक रिव्यू करना है। ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डिट्टो आपका यही फंसेगा, एकदम 100% गारंटी है। अभी आया है पेपर से पहले। ठीक है, एकदम तैयार कर लेना सभी स्टूडेंट्स को। एकदम ओवरव्यू हम सिर्फ देंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है और इसमें हमें सारा कुछ कवर अप करना है। जो स्टूडेंट चैनल पर है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नहीं मिल पाया था, इसलिए हम यहाँ पर आप बना रहे हैं। तो पहले यहाँ पर आपको देखना क्या देखना है, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए हम वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको लेकर आए हैं। ठीक है, तो कॉस्ट एस्टिमेशन जो है, ये क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड टर्म्स भी मिल सकते हैं, ओवरहेड जो कॉस्ट होती है ये भी पूछ सकता है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर जो कॉस्ट एस्टिमेशन होता है वो होता क्या है। कोई भी उद्योग हो, ठीक है, सभी का अंतिम लक्ष्य अपने उत्पाद अथवा सेवा पर अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। कोई भी आप उद्योग है तो उसमें आप बेनिफिट ही कमाना चाहेंगे। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि बाजार में उत्पाद की मांग न केवल बनी रहे बल्कि उसमें वृद्धि भी हो, यानी कि आपका प्रोडक्ट बढ़ता रहे। तभी यहाँ पर संभव होगा जब उत्पाद गुणवत्तापूर्ण हो, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पूर्ण हो, तभी ये संभव है। उत्पाद का दाम उसके निर्माण में आने वाली कुल लागत, जिसमें कच्चे माल की लागत, उत्पादन लागत और अन्य खर्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम कॉस्ट देख लेंगे। तो कॉस्ट हमारा क्या है, देखिए किसी उत्पाद या वस्तु के निर्माण में होने वाला जो व्यय है, ठीक है, यानी कि जो खर्चा है, जिसमें भूमि, पदार्थ, श्रमिक, ऊर्जा, मशीनरी, ये सारे देखिए पैसे मतलब इसमें खर्च करने पड़ेंगे। उपकरण, अप्रत्यक्ष खर्चे आदि भी जुड़े होते हैं, इसकी लागत कहलाती है। यही क्या लागत जो लगती हैं, इसमें पैसे लगते हैं, वही हमारा लागत कहलाती है। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ये आपको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत ही हम तेज़ यहाँ पर चलेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपका ये कवर अप हो जाए और एग्जाम से पहले आप ये देख सकें। गैंट चार्ट, देखिए गैंट चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये क्या है, देखिए एक प्रकार का गैंट चार्ट, एक प्रकार का बार चार्ट भी इसे हम कहते हैं। ये क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूल को दर्शाता है, डिनोट करता है, जिसका नाम आविष्कारक जो थे, वैज्ञानिक थे अमेरिका के। ठीक है, अमेरिकी इंजीनियर और सामाजिक वैज्ञानिक हेनरी एल गैंट, इन्हीं के नाम पर ये गैंट चार्ट रखा गया। क्या नाम था इनका, देखिए हेनरी एल गैंट। ठीक है, जिन्होंने क्या है 1910 से, आपको ये 3 चीज़ें याद रखना है। ये सन 1910 से 1915 के आसपास कहाँ के थे और इनका नाम क्या है। ठीक है, और किस किया, ये जो चार्ट है ये क्या डिनोट करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, कि आसपास इस तरह का चार्ट जो है उत्पादन नियंत्रण उपकरण के रूप में ये विकसित किया गया था। किस रूप में, उत्पादन नियंत्रण। ठीक है, तो ये आप इसका यूज किया जाता है किसके लिए, जिसे परियोजना प्रबंध में अक्सर यूज किया जाता है। तो पहला आपका यहाँ से मतलब यूज कहाँ किया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया। तो ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गैंट चार्ट देखिए बहुत ही आप यहाँ पर देखिए, अभी हम आपको चार्ट दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा जो ये डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है ना, ये आप लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही लिमिटेड है। और चलते हैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं और जो टाइम होगा, ये डिनोट करता है चार्ट टाइम और जो एक्टिविटीज़ है, यानी कौन कौन से काम हम कब कर रहे हैं और कितने टाइम में हमारा वो कंप्लीट हो रहा है, ये सारा कुछ ये डिनोट करता है चार्ट। इसे ही हम बोलते हैं गैंट चार्ट। तो वर्टिकल में हमारा क्या होता है, यही सब आपको लिखना भी है डिस्क्रिप्शन में, कि वर्टिकल में जो हमारा होगा वो एक्टिविटीज़ को शो करेगा, एंड जो हॉरिजॉन्टल में है ये हमारा टाइम को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम चलते हैं गैंट चार्ट की जो है, इसके एडवांटेजेस को भी हम देख लेते हैं। तो संचार और टीम सामंजस्य बनाने के लिए, प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन के लिए, लचीलापन के लिए, दक्षता, इफ़िशियंसी के लिए। तो ये सारा कुछ आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हानियाँ भी आप देख सकते हैं, कि जो अनुवादित कारक के कारण जो हानियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। पीपीसी का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो पर्पज़ क्या होता है, देखिए माल की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, नौकरी पर योग्य व्यक्ति को रखने के लिए, सही मजदूर को समय से दिलाने के लिए,
यहाँ पर देखिए मजदूरी को समय से दिलाने के लिए और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए, उत्पादकता को अधिकतम करने और पौधे का जो प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, और सुरक्षित एवं आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट ही आप लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के जो स्टेप्स हैं इनको डिस्क्राइब करना है, जो चरण है। पहला आपका देखिए प्री प्लानिंग, यानी कि पहले से ही जो प्लानिंग हम करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए उसे हम बोलते हैं प्री प्लानिंग। ये प्लानिंग क्या होती है? तो प्लानिंग जो हम स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल करते हैं कि हम ये काम करेंगे। जैसे आपका एग्जाम खोपड़ी पर आ गया, ठीक है, अभी 2 बजे से आपका एग्जाम होने, आपने शेड्यूल कर लिया कि पहले मुझे लाइन खींचनी है, ठीक है, जैसे ही मतलब पहले हमें फिलअप करनी है, ठीक है, एग्ज़ाम कॉपी जो है उसको फिलअप करनी है, देन हम आपको उसमें लाइन अंडरलाइन वगैरह सारा कुछ एकदम करके तब हम बाकायदे सारा कुछ लिखेंगे। तो ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आता है, शेड्यूल हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर क्या होता है? तो इस चरण के अंतर्गत क्या है शामिल है? जैसे प्रेषण हो गया, अनुवर्ती हो गया, निरीक्षण हो गया, मूल्यांकन, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। देखिए हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, समय बहुत ही लिमिटेड है इसलिए हम ओवरव्यू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्पैचिंग क्या होता है? तो देखिए इसके अंतर्गत ऑपरेटर को अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। यह कार्य फोरमैन या डिस्पैचर के द्वारा किया जाता है। प्लानिंग मैंने आपको बता दिया है। योजना क्या होती है आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, कि पहले हम कच्चा माल रखेंगे, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑर्डर देंगे, ये सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। प्रोग्रेस एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन से कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन क्या होता है, और ये सारा कुछ यहाँ पर देखना है, ठीक है। और भी जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन है ये होता क्या है? इस उत्पादन विधि में पुर्जों को लगातार एक ही गति में आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। विभिन्न ऑपरेशन कार्यखंडों को गतिमान अवस्था में ही चलित वर्क हेड्स की सहायता से किए जाते हैं। यह विधि भारी मशीनों ऑपरेशन में असमर्थ होती है क्योंकि भारी मशीनों को चलाना असंभव होता है, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। इस एग्ज़ाम से पहले आपको इसको पढ़ भी लेना है, टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, और ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। और मास प्रोडक्शन क्या होता है? जब हम लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं लार्ज अमाउंट में, तो हमारा मास प्रोडक्शन कहलाता है। ये भी आपका आ सकता है, इसको भी देख लीजिएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, सॉरी देखिए बहुत ही फास्ट चल रहे हैं लेकिन आपका जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस, तो ये क्या होता है? देखिए किसी व्यवसाय की लाभ देने की क्षमता का जो मूल्यांकन करने के लिए हम इसका ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यह एक बहुत ही उपयोगी विधि है इसके लिए। इस विधि में उस उत्पादन दर का नियंत्रण किया जाता है जिस पर कुल लागत और कुल आगम एक समान होते हैं, अर्थात वह कम से कम उत्पादन दर जिस पर फैक्ट्री में होने वाले समस्त खर्चों का योग फैक्ट्री से होने वाली समस्त आय के समान हो जाता है, ठीक है। नो लाभ नो हानि, ये हमारा होता है। देखिए इस दर से कम उत्पादन होने पर फैक्ट्री होती है उसको हानि होती है, अधिक उत्पादन होने पर फैक्ट्री को लाभ होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका देखिए क्या है, यही हमारा जो आपको चार्ट दिख रहा है ये आप देख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमारा ये होता है, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वर्टिकल में, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो ये जा रहा है, ठीक है। एंड आउटपुट आप देख लेंगे और ये सारा कुछ आप लिख देंगे। फिक्स चार्ट क्या होता है, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये क्या होता है ये भी आप पढ़ लीजिए। किसी भी फैक्ट्री में बहुत से खर्चे होते हैं जो उत्पादन की दर और उत्पादन से को संबंध नहीं रखते हैं। उत्पादन कम अधिक या नहीं होने पर भी फैक्ट्री को उन खर्चों को वहन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आपका बिल्डिंग इंश्योरेंस हो गया, रेंट, और जो इस मतलब रेंट हो गया आपका जहाँ पर आप उद्योग चालू किए हैं, इंश्योरेंस हो गया, सरकारी जो लाइसेंस की फ़ीस है ये हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ फिक्स कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, जो क्या आता है चेंजमेंट होता रहता है, वेरी करता रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको चार्ट भी बना लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण यानी कि जो इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग होती है, वो हमारा कहलाता है। किसी भी कारखाने में जहाँ पर की उत्पादन कार्य हो रहा है, यह जानने, देखिए एक मिनट, यह जानना परमावश्यक हो जाता है कि निर्मित उत्पाद का जो गुण है, उत्पाद निश्चित गुणों का है या नहीं है, उसमें क्या कमी आ रही है, और प्रोडक्ट हमारा सही
क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, निरीक्षण द्वारा संभव होता है। ठीक है, उत्पाद का गुण, उसकी सामर्थ्य, कठोरता, हार्डनेस, शेप एंड साइज, सरफेस फिनिशिंग जो होता है, ये सारा कुछ उसमें हम चेक करते हैं। क्या मतलब कंपोजिशन है, सब कुछ यहाँ पर हम चेक करते हैं। वो हमारा होता है इंस्पेक्शन, ताकि हमारा कस्टमर के पास जब जाए तो वो एक्सेप्ट ही करे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो निरीक्षण का वह कार्य है जिसके द्वारा उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है। ये भी आप जान सकते हैं कि जो क्वालिटी को हम आकलन कर सकते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर लिख देना 4-5। तो क्या उत्पाद का प्रचालन सुरक्षित है, इसकी पुष्टि करना। और यहाँ पर देखिए छोटा छोटा आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उपभोक्ताओं तक खराब उत्पाद ना पहुँचने देना, उद्योग की प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो यही हमने आपको बताया था, कस्टमर तक पहुँचे तो वो क्या करें, रिजेक्ट ना करें। ठीक है, SQC जो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है, ये आ गया क्वेश्चंस आपका। तो क्या होता है इसको भी देख लीजिए। SQC को परिभाषित करने से पूर्व इसकी शाब्दिक अर्थ की संकल्पना को समझना आवश्यक है। जैसे आप स्टैटिक्स जान लीजिए पहले, उसके बाद क्वालिटी जानेंगे, उसके बाद कंट्रोल। क्वालिटी और कंट्रोल देखिए आप पढ़ चुके हैं सब कुछ, बस आप स्टैटिक जान लीजिए क्या होता है। ठीक है, सांख्यिकी से जो सांख्यिकी है, इससे तात्पर्य ऐसे डाटा से है जो किसी विश्वत परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम हो। सांख्यिकी विज्ञान में डाटा के माध्यम से किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। सांख्यिकी तकनीकों को की व्यापक और जो गुंजाइश, उपयोगिता, गुण नियंत्रण, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, व्यापार चार्टों, आवृत्ति वितरण एवं नियंत्रण चार्टों, प्रतिदर्शी निरीक्षण तथा गुंजाइश विश्लेषण की विशिष्ट विधियों इत्यादि में होती है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल आप लिख दीजिएगा, पूरा यही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल्य ह्रास, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको अभी डिस्कस भी किया था। तो जो डिप्रिसिएशन होता है, ये क्या होता है, जब कोई मशीन या उपकरण अपना निर्धारित कार्य करती है तो मशीन के पुर्जों में अत्यधिक घर्षण के प्रभाव से घिसाव और टूट फूट की संभावना हो जाती है। ठीक है, यद्यपि उचित मरम्मत व उचित स्नेहक यानी लुब्रिकेशन के द्वारा मशीन के पुर्जे और घिसाव जो टूट फूट हुआ है, इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, किंतु पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। मशीनों के लगातार उपयोग करते रहने से उनके पुर्जे घिसते रहते हैं और उनकी दक्षता भी, यानी कि जो एफिशिएंसी, वो भी कम होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि मशीनों को बदलना अपरिहार्य हो जाता है। अतः मशीन या उपकरण के मूल्य दक्षता में समय के साथ साथ आने वाली जो कमी है, इसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं, निम्नलिखित कारण है इसके, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बाजार मूल्य में गिरावट हो सकती है। भाई जब अच्छा नहीं, मशीन ख़राब हो जाएगी, अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगी और कस्टमर भी उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, और दुर्घटना का कारण भी बन सकता है जो यहाँ पर लेबर कार्य कर रही है। ठीक है, ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। मूल्य ह्रास गणना विधियों को सूचनाबद्ध कीजिए। जो विधि कौन कौन सी है इसको ज्ञात करने की, ये जैसे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, सिंकिंग फंड मेथड हो गया, प्रोडक्शन बेस्ड मेथड हो गया, सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हो गया, सारा कुछ आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस क्या होता है, देखिए हम मेंटेनेंस सभी स्टूडेंट जानते होंगे, जो बाइक चलाते हैं मेंटेनेंस करवाए होंगे, कार चलाते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऐसे ही आपको पता चला, या कोई मशीन चलाते हैं तो देखिए सारी चीज़ें एक प्रकार से मशीन ही है। तो इसमें कई टाइप्स भी होते हैं। मेंटेनेंस क्या है और इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो देख सकते हैं कि मेंटेनेंस हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन, प्लांट ब्रेकडाउन से उत्पन्न विभिन्न अवांछित समस्याएं, जैसे उत्पादन समय में संभावित ह्रास, उत्पादन का पुनः अनुसूचन, ठीक है, प्रक्रम का अचानक अवरोध हो जाना इत्यादि का निवारण जिस तकनीक के द्वारा संभव होता है उसे ही हम मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे इसका दायरा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप माइंडसेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए समय क्योंकि बहुत ही लिमिटेड है, मशीनरी औजारों के ब्रेकडाउन और जो ब्रेकडाउन तथा रख रखाव को समझाइए। जैसे चाल बक्से का अतितप्त हो जाना, गियर बॉक्स में अत्यधिक शोर यानी कि जो नॉइजिंग आ जाती है, मुख्य मोटर में अत्यधिक शोर हो जाता है, ब्रेक प्रणाली का कार्य न करना, गियर के दांतों का टूटना घिसना, ये हेड स्टॉक में अत्यधिक शोर होना, प्रवरण परिवर्तन जो होती हैं गरारियाँ, उनको जकड़ना, ये सारा कुछ आप यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देंगे।
नेक्स्ट है मेंटेनेंस प्लानिंग, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करेंगे कि मेंटेनेंस हमें ये इस तरह से करना है। हर एक चीज़ की देखिए प्लानिंग होती है, चाहे मेंटेनेंस हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर देखिए इसके टाइप्स आ गए हैं, जैसे करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया, शेड्यूल मेंटेनेंस हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, बहुत ही कम समय में देखिए हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं ताकि समय आपके पास भी लिमिटेड रहे। देखिए क्योंकि लिमिटेड आपके पास भी समय है। और देखिए जो कारखाना अधिनियम एक्ट जो है 1948, इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, प्रावधानों का नाम बताना है। और ये देख सकते हैं आप, जैसे प्रावधान आपके श्रम कल्याण हो गया, कार्य घंटे हो गया, दंड व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य में देख लीजिए, इस अधिनियम के अनुसार स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित कारखाने में होनी चाहिए, ठीक है। व्यवस्थाएं कौन कौन सी व्यवस्था, जैसे स्वच्छता हो गया, क्लीननेस हो गया, फ्लोर्स हो गया, ठीक है। तो इत्यादि धूल या गंदगी को हटाना ये आ जाता है। और डिस्पोजल वगैरह ये निस्तारण करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इसी में जो सेकंड पॉइंट है, इसी में धुलाई वगैरह, ठीक है, की सहायता से करना। फर्श की जो धुलाई उलाई है, कार्यस्थल पर अनावश्यक रूप से पानी व तेल न इकट्ठा होने देना, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट्री की समस्त दीवारें जो हैं विभाजकें हैं और छतें हैं मार्गों की तथा सीढ़ियों आदि सफ़ेद वाली सतहों पर, जो सफ़ेदी वाली सतहें होती हैं, 14 माह में एक बार सफ़ेदी करना। प्रलेपित सतह पर 5 वर्ष में एक बार प्रलेप करना, यानी कि पेंट करना, ठीक है। ये आप इसमें पॉइंट देख सकते हैं कि क्या क्या मतलब नहीं करना चाहिए। ये हमारा 1948 जो है एक्ट है, 5 पॉइंट आपको एकदम 5 से 6 पॉइंट आपको एकदम याद रखने ही रखने हैं कुल मिलाकर। जैसे भीड़ भाड़ या अति संकुचना, कृत्रिम जो ह्यूमिडिफिकेशन है, आर्द्रीकरण है, और यहाँ पर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर को एकदम कायम रखना, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम्स से मतलब बचाना, ये मतलब इनको साफ करना, सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हो। कुल मिलाकर आपको ऐसा रखना है ताकि लेबर को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, जो ऑपरेटर वगैरह हैं तो सारे वो स्वस्थ एकदम बने रहें, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल सभी चीज़ों से वो स्वस्थ रहें, ठीक है, सही रहें। तो ये हमारा 1914 एक्ट है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो देखिए बहुत ही लिमिटेड टाइम था, इसलिए हम इसको कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब आपका इतना ही आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।